विंडो का पूरा ग्लास जो होता है अंदर का, वो पूरा 17th फ्लोर से इसके ऊपर गिरा था, तो टोटल ये नुकसान हुआ है। उसके बाद कभी इंटरकूलर ख़राब, कभी फ़ैन यूनिट प्रॉब्लम, कभी इलेक्ट्रिकल अंदर इश्यूज़, कभी कूलेंट लीकेज चालू होगी। तो जो लोग डाउटफुल हैं कि मतलब पता नहीं गाड़ी सेफ होगी नहीं होगी, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप एज अ ओनर? 6 फीट है सीट पे की जगह थोड़ी सी, और अंडर थाई सपोर्ट कम है। कम लोग कहते हैं यार इस बजट में तो स्कॉर्पियो भी आ जाती है। राइट ये तो है। रात के टाइम कभी कभी मुझे फील होता है कि लाइट थोड़ी और बेटर हो सकती है। वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ एक और ओनरशिप रिव्यू शेयर करने वाले हैं, जो कि रहने वाला है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा का। कंप्लीट बात करने वाले हैं इसके ओनरशिप रिव्यू की। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कार के ओनर से। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम आनंद सेक्टी है। आनंद जी हमारे साथ आज के इस वीडियो के अंदर जुड़े हुए हैं। सर आपने गाड़ी कब परचेस करी? मैंने ये मार्च के सेकेंड हाफ में, मार्च एंड में ऑलमोस्ट परचेज की है। तो अभी तक कितना टाइम हो गया होगा ऑलमोस्ट? लगभग 3-3.5 महीने हो चुके हैं तो मुझे। इस टाइम पीरियड के अंदर आपने गाड़ी को कितना रन कर दिया है? अभी अराउंड 5500 किलोमीटर चल तो चुकी है। 5500 किलोमीटर गाड़ी आप जो है वो चला चुके हैं। हाँ। और ये है HR नंबर। तो Right. सबसे पहले पूछूंगा ये कौन सा वेरिएंट है और कितने की आपको ऑन रोड कॉस्ट करी है? ये है जीटा वेरिएंट है ऑटोमेटिक में। ये है स्मार्ट हाइब्रिड। ये ऑटोमेटिक है और इसमें मैंने पहले तो वैसे मैनुअल का ही सोचा था, बट आज की कंडीशंस देखते हुए मुझे ऑटोमेटिक पे जाना पड़ा है। तो ओनर सर कितने की पड़ी है गाड़ी आपको? ये मुझे सारा कुछ मिला के 17.5 की पड़ी है, जिसमें कि मेरी कंपनी से ही एक्सेसरीज लगी हैं। तो जब आप इस गाड़ी को परचेस करने का प्लान कर रहे थे तो बेसिकली काफी सारी गाड़ियां आपने भी देखी होंगी, तो कौन कौन सी गाड़ियां थी और उनको छोड़ के आप ग्रैंड विटारा पे क्यों आ गए? राइट, सबसे पहले तो मैंने इसकी जो सिस्टर है उसको ही देखा था, हाई राइडर को। हाई राइडर। बट अनफॉर्चुनेटली मैं जस्ट एक रैंडमली अपने ब्रदर के शोरूम में चला गया टोयोटा के, तो वहाँ जाके जो उनका रिस्पांस था टोयोटा वालों का, वो थोड़ा सा डल था कि आप अपॉइंटमेंट करा के आए हैं नहीं आए, यहाँ टेस्ट ड्राइव की वेटिंग होती है एंड ऑल दैट स्टफ। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज भी करने की कोशिश करी, बट फिर मेरा मूड बिल्कुल किल हो गया कि शायद मे बी दे आर टारगेटिंग फॉर्च्यूनर या इनोवा वाली रेंज, और उनको ये थोड़ा सा लगता है कि ये शायद सस्ती गाड़ी बेच रहे हैं। तो मे बी बट सर्विस में कहा जाता है, लोग कहते हैं कि यार सर्विस टोयोटा जो सर्विस प्रोवाइड करा देती है, हाँ, वो मारुति नहीं करा पाएगी। तो एक प्लस पॉइंट है जिसके लिए टोयोटा की तरफ जाना चाहिए। तो आपने उसको किस तरीके से देखा? मुझे ये था कि मैं जैसे ट्रैवल करता हूँ कई जगह, मे बी कभी इंजन फेलियर नहीं कहूँगा, मे बी कोई स्पेयर पार्ट चाहिए हो, कुछ भी माउंटेन दिक्कत आ जाए। हाँ, तो मेरे ख्याल से अवेलेबिलिटी मारुति की वहाँ, चाहे इवन सेम स्पेयर पार्ट लगाओ, बट शोरूम में अवेलेबिलिटी के लिए अगर टोयोटा लेता तो मुझे टोयोटा में जाना पड़ता। ये रिसेंटली मेरे दोस्तों के साथ हुआ जिन्होंने स्कोडा ली, उनके अंदर कई सारे एरर आ रहे थे गाड़ी में, ये आ रहे थे, वो कई जगह से टो के आई हैं वो गाड़ियाँ। तो मुझे वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था कि मैं अगर पहाड़ पर लेके वहाँ स्टक होगी विद फैमिली, मैं क्या करूँगा? अकेला बंदा हो या 2 फ्रेंड्स हो या लड़के हों तो चल जाता है, बट तो इसलिए एक थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा मारुति का। ऑल दो लोग बहुत मारुति हेटर्स भी हैं मार्केट में। बट उसके बाद क्रेटा मैंने चला रखी थी काफ़ी। डीजल वाली क्रेटा इज़ नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत एवरेज है। मेरी रनिंग ज़्यादा है, अराउंड 1500-2000 किलोमीटर हर महीने चलती है मेरी ये गाड़ी। तो पेट्रोल वाली मेरे कई दोस्तों के पास थी और मैंने बहुत एक्सटेंसिवली चला रखी है। बट उसमें इशू ये है कि उसकी एवरेज क्रेटा की, तो उसकी एवरेज लगभग सिटी में जो मैक्सिमम रिव्यूज़ हैं और मैंने भी खुद चलाई है, वो सिटी में आती है अराउंड 10 की और हाईवे पे आती है पेट्रोल वाले में 15 के आसपास की। तो वो मेरे को सूट नहीं करती फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली किसी भी वे में। तो उसके बाद देन मैंने सेल्टोस देखी। सेल्टोस मुझे बहुत अच्छी लगी बाहर से, बट उसका ये पता लगा एक फेसलिफ्ट आने वाला है, जो कि अभी आई थिंक 4 तारीख को अनवील हुआ है। बट सेल्टोस में अगेन वही इशू था, मेरे फ्रेंड के पास थी, आई थिंक टर्बो वाली DCT टर्बो आती है उसकी, उसका भी सेम वही था कि एवरेज का और इशू था, और उसकी फ्रंट सीट्स इतनी कंफर्टेबल नहीं थी जो एक मारुति का USP रहा। इससे पहले मैंने डिज़ायर चलाई है, बलिनो चलाई है और सियाज चलाई है, तो वो फ्रंट सीट कंफर्ट बेटर है इसका। तो देन फाइनली मैंने थोड़ा सा बाहर जाना था मारुति से, बट जब अब मारुति पे गए शोरूम में तो मुझे ये वाला मॉडल डिसेंट लगा। ऑल्दो मेरा बजट 12-13 लाख का था, बट वहाँ जाके अगेन मुझे देखने में सही लगा। ऑटोमेटिक मेरा मन था एक्चुअली इसकी ऑल व्हील ड्राइव लेने का, ऑल ग्रिप मॉडल का, बट दैट कम्स ओनली इन मैनुअल। वो मैनुअल में आती है और ऑटोमेटिक में नहीं आती, तो मुझे वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा, जबकि वो इसके ही आई थिंक इतने ही पैसों में मिल जाती है वो भी। तो फाइनली मैंने थोड़ा सा अपने ऑल व्हील ड्राइव वाले को सपने को नीचे रख के आई वेंट फॉर दिस वन स्मार्ट हाइब्रिड। ठीक है सर। तो आपने नहीं सोचा सर कि क्योंकि अभी तक एक परसेप्शन बना हुआ था कि मारुति की गाड़ी जो है वो 15 लाख के अंदर ही रहती है, तो 17 लाख रुपए मारुति को देना? हाँ, थोड़ा सा एक हिट था कि अभी तक मैंने मारुति पे 15 लाख खर्च करना, बट मैंने देखा है कि रिसेंटली लोगों ने इवन टाटा पे भी खर्च करने स्टार्ट कर दिए। 25 लाख, 27 लाख, 29 लाख रुपए भी लोग खर्च कर रहे हैं टाटा पे।
तो देन उसके बाद मारुति की 2-3 चीज़ें हैं। एक तो रिलायबिलिटी, जब मैं 12-13 साल से चला रहा हूँ तो रिलायबिलिटी इश्यूज़ नहीं है, गाड़ी आपकी बार बार शोरूम में नहीं जाएगी, माइनर ग्लिचेस नहीं होते। बीइंग जापानीज़ ब्रांड, थोड़ा सा इनका टेस्टिंग मेरे ख्याल से बेटर रहती है कंपेयर टू इंडियन ब्रांड्स या कोरियन ब्रांड्स। तो आपने तो फाइनली मैंने मारुति से पहले जो है मारुति ट्राई किया हुआ है, मतलब यूज़ किया हुआ है, कोई तो अदर ब्रांड भी यूज़ किया नहीं, मैंने इससे पहले टाटा भी किया हुआ है और रेनो भी किया हुआ है। तो टाटा और रेनो के साथ क्या था अपना? उनका इतना अच्छा नहीं था मेरा एक्सपीरियंस। टाटा का फर्स्ट 40-50,000 बहुत अच्छा था, बट उसके बाद कभी इंटरकूलर ख़राब, कभी फ़ैन यूनिट प्रॉब्लम, कभी इलेक्ट्रिकल अंदर इश्यूज़, कभी कूलेंट लीकेज चालू होगी। और क्विड का था रेनो में, वो तो मैं शायद नहीं बताऊं तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब वही सर्विस इश्यूज बेसिकली। सर्विस इश्यूज़ हैं, क्वालिटी इश्यूज़ भी हैं, और लॉन्गिविटी पार्ट्स की और व्हीकल की लॉन्गिविटी है, वो भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं यहाँ पे। तो अब तक आपने गाड़ी को चला लिया है ऑलमोस्ट 5500 किलोमीटर्स, तो अभी तक कोई ट्रिप वगैरह भी करी है आपने गाड़ी के साथ? हाँ, ट्रिप इन द सेंस मैंने 2 की हैं मेजर, अगर आप बोलेंगे तो। एक तो मैंने दिल्ली, अजमेर और पुष्कर, ये एक रूट पे कवर किया था वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे। ऑल्दो रूट दूसरा भी अवेलेबल था गुड़गांव से, बट आई वेंट वाया दिल्ली मुंबई। मुझे टेस्टिंग करनी थी, थोड़ी स्पीड टेस्ट करनी थी, क्योंकि कई लोगों ने बोला ऑटोमेटिक है, इतनी नहीं जाएगी, तेज़ नहीं चलेगी, तो एक वो ट्रिप था। और दूसरा इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ किया है अपना धनौल्टी, कानाताल, चंबा एंड टेरी। ये तो मुझे माउंटेन, हाँ, क्योंकि उसमें भी कई लोगों ने ऐसे बोला अंडर पावर्ड है गाड़ी, मे बी पहाड़ों पे नहीं चढ़ेगी ढंग से, और इसका दूसरा वर्जन लेना चाहिए था स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब पावर देता है, बट ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ। तो ये ट्रिप जो थी अपनी फैमिली के साथ थी या सिंगल? हाँ, मेरी फर्स्ट वाली ट्रिप मेरी फ्रेंड के साथ थी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वाली, और सेकेंड वाली ट्रिप मेरी फैमिली के साथ थी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि जनरली आपने गाड़ी हाईवेज पे चलाई है, तो 1.5 लीटर का इंजन है, अगेन पूछूंगा, लोग कहते हैं अंडर पावर्ड है, तो आपको कैसा फील हुआ, इंजन से कैसा रिस्पॉन्स आया? इंजन का रिस्पांस मुझे ठीक लगा। देखिए, सिटी में तो कोई इशू नहीं है, इतनी आपको सफिशिएंट है, और इसमें स्मार्ट हाइब्रिड है तो बैटरी बीच में किक इन करती है, विच गिव्स एडिशनल टॉर्क, असिस्ट करती है बीच में। ऑल्दो स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कंटिन्यूअस नहीं करती, मे बी कभी 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड करती है, थोड़ा बहुत कर देती है। हाँ, करती है, तो उसमें सिटी में तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है। बट येस, अगर आप 100 से ऊपर बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो गए, कंटिन्यूस ओवरटेक्स आपको चाहिए, वो करना चाहते हैं, देन समटाइम्स लगता है। बट उसको एक इन्होंने न्यूट्रल कर दिया पैडल शिफ्टर्स देके इसमें। तो अगर आपको ऐसा कहीं ओवरटेक, एक्सट्रीम ओवरटेकिंग करनी है, आपको बहुत तेज से निकालनी है, तो देन यू कैन लोअर डाउन द गियर मैनुअली। बेसिकली यूज में आ जाते हैं। हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब है गाड़ी में तो मैं इसलिए भी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। फीचर दिया हुआ तो इस्तेमाल करना भी चाहिए, आपने पे कर रखा है उसके लिए। और इसमें पहाड़ों में इसको बहुत अच्छा काम आया है इसमें। तो अभी तक गाड़ी जो है आपने ज़्यादातर सिटी में चलाई है या फिर हाईवेज पे ही? हाँ, मिक्स्ड है। मिक्स्ड मेरी मतलब से 40% 50% सिटी में होगी, 20-30% हाईवे, और रिसेंटली जो ट्रिप था वो भी 1000 किलोमीटर्स का था, तो से 20% उस पे है माउंटेन। तो कैसा रहा सिटी के अंदर एक्सपीरियंस बताइए? गाड़ी अब तो काफ़ी लंबी है। ये है 4.4 है। हाँ, इसकी डायमेंशंस पे आप जाएंगे तो हाँ, जेन्युइनली बाहर से देख के थोड़ी सी बड़ी लगती है कंपेयर टू क्रेटा एंड सेल्टोस। हाँ, बट हैरियर और MG हेक्टर से थोड़ी छोटी आती है। डायमेंशंस के हिसाब से इतनी प्रॉब्लम नहीं है। स्टीयरिंग बहुत लाइट है, सस्पेंशन मेरे ख्याल से अपनी इंडियन रोड्स के हिसाब से ट्यून्ड है। तो बताइए, थोड़ा माइलेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने गाड़ी चला ली है और काफ़ी जगह पे एक्सपीरियंस भी कर लिया है। तो सबसे पहले सिटी माइलेज बताइए, क्या कुछ दे देती है सिटी में? अगर आप प्रॉपर सिटी की बात करें, बम्पर टू बम्पर की बात करें, तो ये मैक्सिमम निकालती है 13 से 13.5 या 14। और ये कहाँ का हम एज्यूम करें इसको, मतलब इसको आप दिल्ली के बिल्कुल ट्रैफिक में करिए, फरीदाबाद NCR के ट्रैफिक में। जब मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की कह रहा हूँ, नॉट अच्छे ट्रैफिक के अंदर। हाँ, अच्छे ट्रैफिक के अंदर 12, 13, 13.5, 14 तक देती है, उससे ज़्यादा नहीं देगी ये। तो ये सफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आपने क्रेटा इसी माइलेज के चक्कर में स्किप करी है और बाकी गाड़ियां भी स्किप करी है माइलेज। ओनली एवरेज ही इशू था, एक बहुत बड़ा इशू था मेरे लिए एवरेज। तो येस, मैं अभी तक ऑब्वियसली मैं डिज़ायर और बलिनो से आ रहा हूँ, तो वहाँ की एवरेज तो नहीं कंपेयर हो सकती, क्योंकि वो मुझे 18-19 भी देती थी डिज़ायर सिटी में, तो और डीजल थी वो। बट येस, मैं कंफर्टेबल हूँ इससे अभी, बिकॉज आप अपग्रेड कर रहे हो गाड़ी, उससे लगभग 400-300 किलो भारी भी है, बड़ी भी है, एंड तो ये इन सब रीजंस की वजह से तो मतलब सफिशिएंट है। अपने अभी तक एक्सपेक्टेशन को मीट कर रही है। हाँ। अब हाईवेज पे क्या माइलेज निकल रही है? हाईवेज पे तो मैं इसमें 2 कंडीशंस बताता हूँ आपको। एक हाईवे को मैं ये भी कहता हूँ कि मैं जैसे यहाँ से गुड़गांव जाता हूँ अपने ऑफिस या नोएडा जाता हूँ, बीच बीच में अच्छे स्ट्रेच भी आते हैं 5-10 किलोमीटर, यहाँ यू कैन फ्रीली रन द कार। तो उन एरियाज़ में मुझे आती है एवरेज 15 से 18 के बीच में। बट इसके बाद मेन अब प्रॉपर हाईवेज की बात करें तो अराउंड 19 के आसपास आती है।
19-20 के आसपास। बट जब मैं दिल्ली मुंबई गया तो जाते वक्त मेरी ऑलमोस्ट रन था यहाँ से 430 किलोमीटर्स का। ठीक है। तो मेरी जाते वक्त आई अराउंड 19.9 आई थी, क्योंकि मैं थोड़ा एडवेंचरस हो गया, फर्स्ट टाइम लेके गया था तो आई वाज ट्राइंग डिफरेंट थिंग। आते वक्त मैं थोड़ा सा सेडेट मोड में आया, मैक्सिमम टाइम ट्राइड क्रूज़ कंट्रोल पे चलाऊँ, प्लस माइनस हाथ से करूँ क्रूज़ पे भी। तो आते वक्त मेरी 23.7 आई, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही आई थी। तो मतलब तो मैंने टैंक टू टैंक भी चेक करी है, ये मैं MID की बता रहा हूँ। टैंक टू टैंक में अगर मैंने चेक करी तो इट वाज 23.2। 23 पॉइंट, तो फिर तो ठीक है अकॉर्डिंग टू देखा जाए। हाँ, और माउंटेन्स पे भी आप लेके गए तो वहाँ पे कुछ डिफरेंस मिला आपको? हाँ, एवरेज का तो बहुत डिफरेंस है। माउंटेन्स पे मैंने ये देखा है कि जैसे मैंने तो ड्राइव करी मैक्सिमम ऑटोमेटिक मोड में ही, मैंने मैनुअल बहुत कम ट्राई की। कहीं मुझे एक्सट्रीम ओवरटेक करना था तो मैं पैडल शिफ्टर यूज़ किए। तो माउंटेन्स में इसकी एवरेज मुझे आई अराउंड 11 से 11.5-12 के आसपास। अगर सिर्फ माउंटेन की कर रहा हूँ, पूरी ट्रिप की मेरी अराउंड 16.1 की है। तो सर एक क्वेश्चन और आता है, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने ग्रैंड विटारा की करी थी ऑनरशिप रिव्यू के ऊपर, वहाँ भी लोगों ने पूछा कि जैसे कि आपको गाड़ी 17.5 लाख रुपए की पड़ी है ऑलमोस्ट, तो लोग कहते हैं कि यार इस बजट में तो स्कॉर्पियो भी आ जाती है। राइट, ये था स्कॉर्पियो की तरफ आपका क्या कहना है कि मतलब वहाँ भी जा सकते थे आप? तो जब मैं इस बजट में पहुंचा तो यही बात हुई, लोगों ने भी कहा यार भाई इतने में स्कॉर्पियो आया था। बट मैं शोरूम में नहीं गया, मैंने सिंपली अपना जो ऑनलाइन ऐप से देखा। तो जो उसमें फीचर्स 17 लाख में आ रहे हैं ना, वो बहुत बेसिक है स्कॉर्पियो में, और XUV तो 17 में नहीं, आपको बहुत ही बेसिक सा मिलता है, बेसिक लोअर वेरिएंट हाँ, मिलेंगे। तो स्कॉर्पियो में बहुत बेसिक सी आती है 17-17.5 लाख में, उसमें कोई फीचर्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो जस्ट एक कार है, आपको मिल जाएगी। हाँ, बट का नाम मिल जाएगा। बट ये स्कॉर्पियो चलाने की जो फील है, हाँ। जो आपको स्टांस है, जैसे आपको एक स्ट्रेंज चीज़ बताऊंगा, स्कॉर्पियो की शायद ग्राउंड क्लियरेंस है 210 mm, इसकी 209 mm है। बट अब स्कॉर्पियो में आपको प्रॉपर स्टेप चाहिए होता है ऊपर बैठने के लिए, क्योंकि सीट बहुत हाई है, व्यू बहुत अच्छा है। बट अगेन प्रॉब्लम वही 6 से 8 की एवरेज सिटी में तो नॉट मेरे लिए इकोनॉमिकल नहीं है। मेरा डेली ऑफिस जाना ही मुझे 1000 रुपए का पड़ेगा। तो माइलेज जैसे कि लोग आजकल, जैसे आपने हेटर्स वगैरह की बात करी है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको मिलेगा जरूर से। आपने भी हाँ, मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है कई बार। लोग कहते हैं कि यार ये जो गाड़ी है मारुति की आप ले रहे हो, टीन का डब्बा टाइप गाड़ियां हैं, इसमें सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं आती। लोग माइलेज देकर मारुति ले तो लेते हैं, लेकिन सेफ्टी का नहीं सोचते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ, अगर आपको दिखे पास में। आप शायद ना यहाँ पे देखिए, आपको एक दो थोड़े से स्क्रैचेस और एक हल्का सा बेंड दिखेगा यहाँ पे। अगर आप मैं आपको ये खोल के दिखा, अगर आप ऊपर चढ़ के देखना चाहेंगे। फिजिकल तो दिख रहा है, वैसे कैमरे में पता नहीं रिफ्लेक्शन। हाँ, शायद नहीं दिखेगा। आप यहाँ से चढ़ के देखेंगे तो आपको यहाँ पे ना एक बेंड दिखेगा, ठीक है। ये मेरे सोसाइटी में 17th फ्लोर से विंडो गिरी थी इसके ऊपर। 17th फ्लोर से मेरी गाड़ी मतलब दूर खड़ी होती है, बट एक दिन बहुत आंधी चल रही थी, तो विंडो का पूरा ग्लास जो होता है अंदर का, वो पूरा 17th फ्लोर से इसके ऊपर गिरा था। तो टोटल ये नुकसान हुआ। अब आप देख लीजिए। तो मतलब कि देखना पड़ रहा है जबरदस्ती के। मेरे लिए भी स्ट्रेंज था। जब मुझे गार्ड का फोन आया कि ऐसे ऐसे सर आपकी गाड़ी, तो मेरा नंबर नहीं आया था गाड़ी का, मतलब बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। बट ये ऐसी चीज थी, किसी की गलती नहीं थी। और मैं ऊपर जाके बात भी की, बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं, उनकी भी गलती नहीं थी, विंडो क्रैक हुई उनकी तेज आंधी में और इसके बगैर। तो ये आपको मैं बता सकता हूँ। तो मतलब है थोड़ा बहुत मतलब मामला है ठीक ठाक। और खास तौर पे बोनेट पे मुझे जो एडिशनल लगा पहले मारुति की गाड़ी से, बोनेट पे और डिक्की पे और छत पे ये है। साइड पैनलिंग में थोड़ी सी कह सकता हूँ और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, साइड में और बेटर हो सकता है इसमें। तो अभी क्रैशेस वगैरह तो हुआ नहीं है इस गाड़ी में? हाँ, इसकी जीएन कैप नहीं आई है, बट चलाने में फील होता है कि हाँ ये गाड़ी है स्ट्रॉन्ग। हाँ, चलाने में थोड़ा सा पहले से मुकाबले काफ़ी काफ़ी फर्क लगता है पहले के मुकाबले। तो जो लोग डाउटफुल हैं कि मतलब पता नहीं गाड़ी सेफ होगी नहीं होगी, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप एज अ ओनर? एज अ ओनर मैं एक तो ये प्रूफ ही दिखा दिया आपको, इससे बड़ा तो शायद मैं कुछ भी बोलूँ तो किसी को लगेगा नहीं कि मैंने ली है। अगर वहाँ से एक छोटा सा पत्थर भी गिरता है तो वो भी काफ़ी वेटफुल हो जाता है। राइट। तो इसमें ये है कि इसमें 6 एयरबैग्स हैं, जो कि आई थिंक इस सेगमेंट में शायद 6 से ऊपर एयरबैग्स तो किसी हाई एंड मॉडल में नहीं आते। तो एक वो एडेड है जो मारुति पहले कंजूसी में कभी 0 थे 1 2 अब देने लगे दिया करती थी कभी कभी, दूसरा लेना है नहीं लेना। हाँ, तो वो ZDI ऑप्शनल में आता था शायद डिजायर में उसमें। और दूसरा एक अच्छी चीज़ है कि इसके बेस मॉडल से आपको चारों डिस्क ब्रेक मिलती हैं। हाँ, ये प्लस पॉइंट है। ये आई थिंक क्रेटा और सेल्टोस में बेस में नहीं है। बेस क्या शायद सेकंड या थर्ड में भी नहीं है। सेल्टोस में दे दिया था बाद में, वो ऊपर के मॉडल्स में है आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ। और इसके टायर्स जो हैं, टायर का साइज भी एक बड़ा है क्रेटा और उससे 17, उसमें बेसिक वाले में 16 आते हैं दोनों में। तो आपका मतलब कहने का ये मतलब है कि सेफ्टी कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर मौजूद है। राइट। और ESP है, हिल होल्ड असिस्ट आपको मिल जाता है। हिल असिस्ट है, जो मुझे इस बार पहाड़ों में बहुत काम आया। क्योंकि जब मैं गया था ट्रैफिक काफ़ी था,
तो पहाड़ों में मुझे हिल असिस्ट में गाड़ी बिल्कुल जाम हो जाती है, तो अगर 5 सेकंड का आई थिंक वो ड्यूरेशन होता है, अगर आपको और ज़्यादा चाहिए फिर से ब्रेक दबा के फिर से पैर हटा लीजिए तो अगेन मतलब वर्किंग है बेसिकली, हाँ। वो काम आता है। अंदर से बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत और वीडियो को करते हैं जल्दी समाप्त क्योंकि लंबी हो रही है। तो अंदर बैठिए एक बारी गाड़ी में। अपनी हाइट बताइए कितनी होगी? मेरी हाइट है 6 फीट है। 6 फीट। हाँ, तो आपकी हाइट के हिसाब से अंदर बैठने के बाद कैसा कुछ कंफर्ट मिल जाता है आपको? ये आप देख लीजिए अभी ऊपर से तो डिसेंट मेरे पास वो है। अभी मैंने थोड़ी अपनी सीट अपनी पोजीशन के हिसाब से पीछे कर रखी है, ये मेरी है। अब आप बैक सीट पे देखिए कितना इसमें स्पेस है, तो यहाँ पे आप बैठ के देखिए, तो मुझे ये बैक सीट पे मेरे ये आता है। तो ये कंफर्टेबल है सर? हाँ, मुझे देखिए ऑब्वियसली मेरे लिए फ्रंट सीट कंफर्टेबल है, बैक सीट पे मैंने कभी बैठा भी नहीं, पहले भी बहुत मैक्सिमम मैं ड्राइविंग उसमें रहता हूँ, तो मेरे लिए पीछे ठीक है। बट हाँ, ऑब्वियसली कह सकते हैं कि जितना गाड़ी का डायमेंशंस हैं उस हिसाब से शायद इसमें मे बी जगह 2-3 सेंटीमीटर्स या 4 सेंटीमीटर्स और मिलती जो ज़्यादा बेटर था, ज़्यादा बेटर हो जाता। जिस हिसाब से गाड़ी की डायमेंशंस हैं तो उस हिसाब से अंदर बैक सीट पे की जगह थोड़ी सी और अंडर थाई सपोर्ट कम है, कम रह जाती है। अंडर थाई सपोर्ट कम। तो जैसे कि आप ट्रिप वगैरह पे भी गए थे तो किसी ने शिकायत करी कि यार स्पेस में कुछ कमी आ रही है? नहीं, मैक्सिमम तो मैं आगे बैठा तो घर में सारे मेरे से कम है हाइट के, तो उनको दिक्कत नहीं आई, वो अपना आराम से सीट बेल्ट लगा के पीछे बैठे रहे। तो कितना टाइम, अगर एक टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेता हूँ मैं, जो आपने ट्रिप करी है उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म में कितने टाइम तक लगातार बैठे रहे और कोई दिक्कत नहीं आई? इसमें मैं जो बैठा रहा ये लगभग, जब यहाँ से निकले तो हम नॉन स्टॉप ही गए थे, ऑलमोस्ट हमने एक चाय के लिए रुका था तो 7-7.5 घंटे नॉन स्टॉप कह सकते हैं। मैं 10 मिनट चाय के लिए रुके थे वो, तो 7-7.5 घंटे में नॉन स्टॉप रहा। तो अब एसी का रिस्पॉन्स बताइए कैसा है? गर्मी हाँ, तो बहुत तगड़ी वाली पड़ी है तो एसी का रिस्पॉन्स अच्छा है। मारुति में पहले भी मुझे एसी में कभी कंप्लेंट नहीं, स्पेशली बलिनो का एसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसमें बैक में भी रेयर वेंट है एसी, उसमें कंट्रोल कर सकते हो आप स्पीड, तो बैक पैसेंजर्स के लिए अच्छा है। क्योंकि मेन दिक्कत क्या होती है, आगे वाला तो कंफर्टेबल रहता ही है डायरेक्ट की वजह से, तो पीछे वाला भी कंफर्टेबल हो जाता है। और ये अपना बूट स्पेस कैसा मिल जाता है हाँ, ये इसका बूट है, बूट थोड़ा सा मेरे ख्याल से क्रेटा से और उससे कम है, इसमें भी ज़्यादा फर्क ना हो, मे बी 50 लीटर्स या 40 लीटर्स का हो, थोड़ा सा कम है क्रेटा से, बट द फैमिली ऑफ 4 डिसेंट इनफ है कि अगर आप 4-5 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं तो मैनेजेबल हो जाता है। हाँ, मैंने जैसे मैं अभी भी गया था तो छोटे बड़े मिला के मैं 7 सूटकेस लेके गया था, मतलब सारे नहीं, हाँ। सारे बड़े नहीं, मीडियम साइज थे मैक्सिमम, और थोड़े छोटे भी थे। हाँ, बट मुझे ट्रे रिमूव करनी पड़ी थी, ट्रे रिमूव, मैं ट्रे रिमूव करके गया तो लगभग यहाँ तक आ रहा था। मतलब ट्रिप के हिसाब से आप सेट हो गए? हाँ, मैं ट्रिप के हिसाब से 5 दिन के हिसाब से सेट हो गया था। लाइट का रिस्पांस कैसा है गाड़ी का? लाइट, क्योंकि आपने नाइट में ड्राइव किया होगा। इसमें एलईडी है आगे विद DRLs के साथ। लाइट इसमें एक मैं थोड़ा सा इशू बता सकता हूँ लाइट में, जो कि और लोगों से भी मैंने अपने ग्रुप्स में भी सुना है, लाइट्स की ना प्लेसमेंट इसकी थोड़ी नीचे है, फॉग लैम्प है नहीं इसमें। हाँ। तो मुझे लगता है रात के टाइम कभी कभी मुझे फील होता है कि लाइट थोड़ी और बेटर हो सकती थी, मतलब फॉग लाइट लगाते तो ज़्यादा बढ़िया हो जाता। मे बी यस, बट हाँ, इसकी अगर सिर्फ मैं लाइट की बात करूँ तो ये थोड़ी सी बेटर हो सकती है, क्योंकि मैंने आफ्टर मार्केट लोगों को देखा 110 वॉट 120 वॉट के वो लगा रहे हैं। 180 वॉट भी लगवा देते हैं। हाँ ठीक है, अब आपको दूसरे लोगों को परेशान करना है रोड पे तो बात अलग है, बट हाँ मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, तो मैं मे बी आई माइट गो फॉर आफ्टर मार्केट, बट मुझे वो इलेक्ट्रिक और वो जो कटिंग कपलर टू कपलर जो बताते हैं मुझे थोड़ा डर लगता है, तो मैं अभी नहीं छेड़ूंगा इसे फिलहाल, मैं 1-2 अभी ट्राई और लूंगा, बट यहाँ ये एक इम्प्रूवमेंट एरिया की जरूरत हो जाती है। इम्प्रूवमेंट एरिया। तो जैसे कि अभी लाइट की हम लोग बात करें कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसी तरीके से और कुछ जगह है जहाँ पे अभी लगता है कि मारुति को काम करना चाहिए इस गाड़ी के अंदर? राइट, एक इसमें मैंने ये चीज़ देखी है लाइट्स के अलावा, इसमें जब आप एयर का मोड आप सर्कुलेशन अंदर वाली इंटरनल सर्कुलेशन पे रखते हैं, और कई बार आप ऐसे एरिया में जाते हैं बैड स्मेल रहती है, तो कंपेयर टू मेरी प्रीवियस गाड़ियों के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा आती है अंदर, मतलब फिर भी आ जाती है अंदर। हाँ, मे बी अब बाय डिज़ाइन या बाय बर्थ इसमें पैनलिंग में कुछ ऐसी कहीं गैप्स हों तो मे बी आगे वेरिएंट्स में ठीक हो जाए, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे मैं स्पेशली कलिंदी से जाता हूँ हाँ, तो आता है, मैं दिल्ली ये अपना गुड़गांव हाईवे पे वो जो गार्बेज डंप है जाता हूँ, आता दूसरी पहले वाली मेरी गाड़ियों में भी आता है, बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आता है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत आपको मिल जाती है। इसके अलावा कुछ पीछे वाली सीट पे अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा मे बी 1-2 सेंटीमीटर भी अगर और हो जाएगा तो कंफर्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा। ठीक है, तब ओवरऑल नंबर देना हो आपको 10 में से, अभी तक जितना आपने ड्राइव कर लिया है, जितना आपने यूज़ कर लिया है, तो नंबर में कितने नंबर देना चाहोगे आप? इसके हिसाब से जो मैंने आपको ड्रॉबैक्स बता दिए हैं थोड़े से, और आपको अच्छी बातें तो बता ही दी हैं, हाँ। तो मैं अराउंड 8 इज़ गुड इनफ।
8 और बाकी जो नंबर कटे उसी वजह से आपने काट दिया। हाँ वो जेन्युइनली जो है दिक्कत है तो है। बाकी सर जो है अपना जो भी इनका आता है आगे इन फ्यूचर जो भी अपडेट आता है गाड़ी से, अच्छा आता है या बुरा आता है, हाँ अपने वो channel पे मे भी बी हम update आफ्टर करते रहेंगे। 10,000 किलोमीटर्स थोड़ा सा और बेटर पता लग जाएगा परफॉर्मेंस कैसे है और कहाँ लैग कर रही है। तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, सर का चैनल सब्सक्राइब भी करना है। सर का किस नाम से चैनल सर आपका? मेरा है बिहाइंड द व्हील्स। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी इन्होंने ट्रिप वगैरह जो करी है उनके वीडियोस ही हाँ upload मैंने कर डाले रहे हैं, मे बी एज अ बिगनर डाले हैं। हाँ, तो आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो मे बी मैं बेटर कंटेंट और डाल पाऊंगा। तो सर का भी सपोर्ट करिए, बाकी अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भाई अपना ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो नीचे अपने ईमेल आईडी वहाँ पे आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।